So hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy। आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सीरीज है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है 2024 सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करा था काफी डिटेल के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले होंगे। तो सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है। और आपको क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। So if we talk about the first question of section C or the question number 22 of this question paper, so इसका ए पार्ट जो है यानी इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी हुई है। ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट। अब 1 मार्क्स में आपसे ये पूछा हुआ है और आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताना तो है ही है। फिर आपको फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया और अब देखो इसके इन दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस के अंदर भी सब पार्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको जो भी अच्छे से आता हो आप वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। बी पार्ट में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको आर वन। तो इको आर वन को जब नेमिंग किया जाता है उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है सो हमें बताना है क्या कन्वेंशन रहते हैं, क्या बेसिकली रूल्स होते हैं, है ना, इसको नेम करने के लिए। ओके, वो बताना है। विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन ओनली शो द एक्शन ऑफ इको आर वन ऑन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि आपको इको आर वन का जो है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या एक्शन रहता है वो आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके। सबसे पहले अगर पार्ट ए की बात करें सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, those animals which have their DNA manipulated, okay, which have their DNA manipulated to possess and express a foreign gene। यानी कि वो एनिमल्स जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके उनके अंदर एक फॉरेन जीन जो है वो उनके अंदर आ सके, है ना, उनके अंदर डाला जा सके बेसिकली, और वो क्या कर सके उस फॉरेन जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को या उस फॉरेन जीन को अपने अंदर एक्सप्रेस कर सके। ओके, सो दोज आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इतना आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी, इट वाज रोजी। ओके। एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या था, इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क। ठीक है। इस काउ ने क्या किया था, इट प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ठीक है। दैट इज, और काउ मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन प्रोटीन, है ना। इट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क। ठीक है। यानी कि ये जो रोजी काउ थी, ठीक है, ट्रांसजेनिक काउ थी, ये जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी इट वाज ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ठीक है। यानी कि इस मिल्क के अंदर बेसिकली क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है। जो नॉर्मल काउ मिल्क होता है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिल्क वाज मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द इन्फेंट्स और ह्यूमन बेबीज। ठीक है। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रांसजेनिक काउ। ओके। अब आपने अगर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम लिखा तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा और इसकी इंपॉर्टेंस का भी 1 मार्क्स है। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट बी, यानी कि आपको कन्वेंशन बताना है इको आर वन को नेम करने का और आपको एक्शन बताना है इको आर वन का डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर। ओके। सो इफ वी सी हियर इन इको आर वन, ओके, जस्ट अ मिनट, yes, in eco R1 which comes from Escherichia coli RY13। okay। अब यहाँ पे E क्या रिप्रेजेंट करता है, E रिप्रेजेंट द जीनस एस्चेरिशिया, CO रिप्रेजेंट द स्पीशीज कोलाई। ठीक है। जो फर्स्ट लेटर होता है दैट रिप्रेजेंट जीनस एंड जो सेकेंड 2 लेटर्स होते हैं वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो होता है इट रिप्रेजेंट स्ट्रेन, यहाँ पर स्ट्रेन कौन सा है, RY स्ट्रेन है। ठीक है। सो आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो RY13 स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 1 रिप्रेजेंट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यानी उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन से किस ऑर्डर के अंदर या किस नंबर पे ये पर्टिकुलर एंजाइम को आइसोलेट किया गया, दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर। ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये जो
इको R1 है, इसको इस तरीके से ही क्यों नेम किया गया, तो वो इसलिए नेम किया गया क्योंकि यहाँ पर E CO R और 1 क्या क्या दिखाता है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब आपको जो है क्या दिखाना था, यहाँ पर आपको जो है एक्शन ऑफ इको R1 दिखाना है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर, ठीक है। सो आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम अगर बना देंगे, ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। अब कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ 1 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है। सो आप सिर्फ डायग्राम बना देंगे और आप कुछ लिखेंगे भी नहीं, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, है ना, आपको क्या करना है बेसिकली, इको R1 का एक्शन बताना है, ठीक है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर। तो क्या होगा, जो वेक्टर डीएनए होगा, है ना, जो वेक्टर डीएनए है ना, उसके अंदर जब इको R1 कट करेगा, ठीक है, सो इको R1 जैसे ही यहाँ पर कट करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे वेक्टर डीएनए में, और फॉरेन डीएनए में भी क्या होगा, जब कट होगा तो यहाँ पर भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, फिर एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई A B C D एंड E एंड F इन द टेबल गिवन बिलो, ठीक है, यानी कि आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेम ऑफ ह्यूमन डिसीज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले डिजीज कौन सा है, न्यूमोनिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, निमोनिया किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं निमोनिया के, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ग्रेइश ब्लू लिप्स एंड नेल्स, सिवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो इनमें से आप कुछ भी अगर लिख के आ जाएंगे, सारे लिख के आने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनमें से कुछ सिम्टम्स भी लिख के आ जाएंगे देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 पार्ट है इसके अंदर, तो यानी कि 0.5 मार्क्स जो हो गए वो फॉर ईच पार्ट हो गए। तो अब आप 0.5 मार्क्स में अगर कुछ 3 से 4 मेन सिम्टम्स भी लिखाएंगे तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, ओके। अब टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो उसका तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, सिम्टम्स में आप कुछ लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और पॉजिटिव एनिमल ऑर्गेनिज्म में तो जो ऑब्वियसली पूछा होगा आपको वही लिख के आना है, ठीक है। सो टाइफाइड किसकी वजह से होता है, अकर्स बिकॉज ऑफ साल्मोनेला टाइफी, ओके। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर, वीकनेस, हेडेक, स्टमक पेन। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर आपसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा हुआ है, हो सकता है दोबारा से ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो वहां पर सिम्टम्स पूछ ले, या सिम्टम्स दे दे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दे दे आपसे डिजीज का नाम पूछ ले, तो किसी भी तरीके से अगर सीबीएसई चाहे तो क्वेश्चंस को रिपीट कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से जो है पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज राइनो वायरस। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, होर्सनेस, टायर्डनेस, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। रिंगवर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्राई स्केली लीजन्स ऑन बॉडी पार्ट्स, रेडनेस एंड इचिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एस्कैरियासिस, तो एस्कैरियासिस किसकी वजह से कॉज होता है, एस्कैरिस की वजह से, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन, अनेमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ओके। एंड लास्ट में आपसे ह्यूमन डिजीज के अंदर पूछा हुआ है, ह्यूमन डिजीज कौन सा है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसका है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब इसके नेम से ही पता चल रहा है, एंटामीबा मीन्स यहाँ पर अमीबियासिस की बात हो रही है या फिर अमीबिक डाइसेंट्री की बात हो रही है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, stools with mucus and blood clots, ओके। सो ये हुई बात क्वेश्चन नंबर 23 की, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, से यहाँ पर पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन बाय ह्यूमन फीमेल्स, मेंशन द शेड्यूल टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव आउटकम्स। यानी कि आपको बताना है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ह्यूमन फीमेल्स लेती है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एंड किस शेड्यूल के ऊपर जो है उनको इफेक्टिव आउटकम के लिए एक ह्यूमन फीमेल को कंज्यूम करना चाहिए, ओके। सो ये जो पिल्स होती है, ठीक है, ये जो पिल्स होती है दे कंटेन प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ अब ये क्या करती है बेसिकली, ये जो पिल्स होती है ये करती क्या है, ये समझ में आ गया कि दे हैव प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। व्हाट दे डू इज दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को क्या करती है बेसिकली, दे इनहिबिट
एंड दे ऑल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर ये क्या करती है, कुछ चेंजेस करती है, जिसकी वजह से जो एंट्री ऑफ स्पर्म है या तो वो रुक जाती है, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली प्रिवेंट हो जाती है, या फिर क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, यानी कि स्लोअर डाउन हो जाती है। अब इनको किस स्केड्यूल के ऊपर लेना चाहिए? सो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days, ओके, दे हैव टू बी टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग विद इन the first 5 days of menstrual cycle, within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. यानी कि जब तक एक फीमेल कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती है वो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, ठीक है, वो क्या कर सकती है, इसको सेम पैटर्न में दोबारा से लेना स्टार्ट कर सकती है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। Now question number 25 क्या है? Name and write two characteristics of the type of DNA that form the basis of DNA fingerprinting technique. यानी कि आपको वो टाइप ऑफ डीएनए जो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बेसिस को फॉर्म करता है उसका नाम बताना और उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। अब नेम के भी 1 मार्क्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स के भी 1 मार्क्स है, यानी कि हाफ मार्क्स ईच फॉर वन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ मार्क्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक। एंड इस टेक्निक की यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसकी आपको एप्लीकेशंस बतानी है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, form a large portion of human genome and they show high degree of polymorphism, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से नाम नहीं लिखे हुए ना, तो यहाँ पर टाइप ऑफ डीएनए नहीं लिखा हुआ, तो टाइप ऑफ डीएनए कौन सा होगा? टाइप ऑफ डीएनए विल बी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टाइप ऑफ डीएनए विल बी, अब इसके 1 मार्क्स है ना, अगर आप नहीं लिखेंगे सबको मार्क्स कैसे मिलेंगे? फर्स्ट कैन बी वीएनटीआर, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए। और क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। So these are the type of DNA which forms the basis of DNA fingerprinting technique. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ओके, दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तभी तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के अंदर यूज हो पा रही है ना। Now, if we talk about the application of DNA fingerprinting, so it is used in forensic applications. Okay, it helps in determining population and genetic diversities. Forms the basis of paternity testing. Paternity testing में इसको use किया जाता है to study evolution and to trace the path of hereditary diseases. Okay, I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। बहुत ही बेसिक बातें हैं। अब यहाँ से आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ से भी आपको 2 एप्लीकेशंस लिख देंगे। वैसे अगर आपसे 2 एप्लीकेशंस पूछी जाए ना तो आप एक और अगर लिख देते हैं तो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, टीचर को लगता है कि इस बच्चे को आता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप उस चीज के ऊपर पेजेस भरने बैठ जाएं, ठीक है, वहां पर फिर ना टीचर्स को कई बार गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है। सो वो भी आपको नहीं करना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 26, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। Now, if we talk about question number 26, so given below is a picture that shows the magnified blood smear of a patient under a microscope. नेम द डिजीज, अब ये आपको क्या दिखाया हुआ है? बेसिकली ब्लड स्मीयर दिखाया हुआ है एक पेशेंट का माइक्रोस्कोप के अंदर। नेम द डिसीज द ब्लड स्मीयर इज इंडिकेटिव ऑफ, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा डिजीज बेसिकली इस इमेज से आपको लग रहा है कि पता चल रहा है। राइट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज एंड इट्स कॉज, ठीक है। अब इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है इस डिसीज का, वो आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल क्रॉस। तो यहाँ पर जो ये फिगर है ये कौन सा डिजीज दिखा रही है? इट इज शोइंग सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है? द कॉज इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिक्स कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन फ्रॉम GAG टू GUG, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है? बेसिकली ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वेलाइन से, ठीक है। कहां पर? सिक्स पोजीशन के ऊपर ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल।
और ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, या फिर कई बार क्या होता है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलता है 6 कोडोन के ऊपर, जहां पर GAG से वो GUG के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं इसकी वजह से, जो आरबीसीज की शेप है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, causes anemia due to which oxygen carrying capacity of RBCs decreases। ठीक है, और क्या होते हैं, टायर्डनेस फील होती है पेशेंट को और ब्रेथलेसनेस फील होती है। ठीक है, गिव हाफ मार्क्स इफ कॉज और सिम्टम्स एनी वन इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर कॉज और सिम्टम्स एनी वन जो है इन दोनों में से करेक्ट है तो भी बोला हुआ है कि हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कितने मार्क्स का दिया हुआ है, बेसिकली 1 मार्क्स का दिया हुआ है। अब एक तो आपने जैसे डिजीज को नेम कर दिया तो आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही गया। अब सिम्टम्स और कॉज में से अगर एक भी लिखा हुआ है तो वहां पर CBSE ने बोला कि हाफ मार्क्स आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही 1 मार्क्स का है ना। ओके, नाउ अब आपको क्रॉस दिखानी थी। सो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbS। ठीक है, अब HbA HbS ये क्या होता है, इट इज कैरियर मेल। ओके, HbA एंड HbS दिस इज द कैरियर फीमेल। अब जब इनके बीच में क्रॉस करवाई गई तो जब HbA बनेगा दिस मीन्स नॉर्मल, HbA HbS मीन्स कैरियर। ओके, HbA HbS मीन्स कैरियर एंड HbS HbS इज इफेक्टेड वंस। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से क्या होते हैं ना, ये जो शो करेंगे ये कैरियर शो करेंगे, एंड दिस इज शोइंग, ठीक है, बेसिकली दिस जीनोटाइप विल बी शोइंग द इफेक्टेड वंस। ठीक है, इफेक्टेड वंस को ये जीनोटाइप शो करेगा। तो आप ये क्रॉस अगर बना के आ जाएंगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स ही मिलेंगे ना, हाँ 2 ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, पहले तो इस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्या बोला हुआ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय SL Miller, नेम द साइंटिस्ट whose hypothesis prompted him to carry out this experiment। यानी कि आपको एक तो ये बताना है कि जो SL मिलर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था उसकी सिग्निफिकेंस क्या थे, और कौन से साइंटिस्ट थे जिनके हाइपोथेसिस की वजह से ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हो पाया था। दूसरा क्या पूछा हुआ, हाउ डज मीटियोराइट एनालिसिस फेवर दिस हाइपोथेसिस, यानी जो मीटियोराइट एनालिसिस है इस हाइपोथेसिस को किस तरीके से फेवर करता है। ठीक है, सो मिलर ने क्या किया, ही एक्सपेरिमेंटली शोड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, एंड दिस प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाए थे उन्होंने क्या शो किया था, दे शोड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और इससे क्या प्रूव हुई थी, बेसिकली केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ जो थी वो प्रूव हुई थी, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से किस तरीके से फॉर्म हो रहे थे ये प्रूव हुआ था। ठीक है, अब कौन से साइंटिस्ट की वजह से ये हाइपोथेसिस जो है ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कैरी आउट किया गया, सो इट वाज बिकॉज ऑफ ओपेरिन एंड हेल्ड। ओके, अब मीटियोराइट एनालिसिस को कैसे फेवर करता है, एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेंट also reveals similar compounds indicating that similar processes are occurring in space। यानी जब मीटियोराइट कंटेंट का एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि सिमिलर प्रोसेसेस जो है, ठीक है, ये स्पेस में भी अकर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सिमिलर कंपाउंड्स जो थे वो मीटियोराइट के अंदर भी मिल रहे थे। ठीक है, सो ऐसा माना गया, या ऐसा इस तरीके से जो है बेसिकली स्टडीज के अंदर सपोर्ट किया बेसिकली मीटराइट कंटेंट के एनालिसिस ने इस एविडेंस को। क्यों, क्योंकि सिमिलर रिएक्शंस जो है इसका मतलब स्पेस के अंदर भी देखने को मिल रही थी। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ ओके, नहीं ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो यानी कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2, ओके, दिस इज 3, ओके, दिस इज 4, दिस इज 5, 6 एंड 7। यानी कि आपको यहाँ पर जो है 3 into 7 में सेक्शन सी जो है इट इज ऑफ 21 मार्क्स। ठीक है, और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कितना डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट 16, 10 एंड अभी 21। सो वी हैव डिस्कस्ड सो फार योर पेपर फॉर 47 मार्क्स। 47 मार्क्स का जो पेपर है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब अभी 44 मार्क्स का हुआ है, एक क्वेश्चन और रहता है, उसके बाद में वी विल बी कंप्लीटिंग द सेक्शन सी ऑफ
of 2024 question paper. So state what is primary productivity and mention its units. अब primary productivity क्या होती है वो आपको बताना है और उसकी units क्या होती है वो बताना है. Some ecologists observed that primary productivity of a place in Rajasthan was low as compared to particular place in Kerala. Explain why. यानी कि कुछ इकोलॉजिस्ट ने ये देखा था कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी राजस्थान की एक जगह पे जो थी वो कम थी एज कम्पेयर टू केरला की एक जगह पे. आपको बताना है इसका रीजन क्या है. ठीक है. 1.5 मार्क्स का आपका ये पार्ट है और 1.5 मार्क्स का आपका ये पार्ट है. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है. इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है. और इसकी यूनिट्स क्या होती है. ठीक है. यूनिट्स क्या होती है वेट के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ग्राम पर स्क्वायर इनवर्स, और एनर्जी के केस में क्या होगी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर क्या होगी ग्राम पर मीटर स्क्वायर. ओके. ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगी और यहाँ पे क्या होगी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. अब रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स, तो उसकी यूनिट क्या होगी ग्राम पर मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स. ओके. नाउ अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी राजस्थान की जो है वो केरला के जगह से कम क्यों है. सो उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं. अब आपको 1.5 मार्क्स में पूछोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपने सीबीएसई ने बोला कि 3 रीजंस अगर बच्चा देता है तो आप उसको फुल मार्क्स दीजिए. ठीक है. सो पहला रीजन क्या हो सकता है लेसर नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन राजस्थान. ठीक है. यानी कि हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पे राजस्थान की जो नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज हो वो कम हो. पहला रीजन ये हो सकता है ना. हो सकता है किसी भी जगह पे नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज डिफर कर सकती है. ठीक है. तो हो सकता है जहां पर बेसिकली जहां से कंपेयर किया गया है ना केरला की जगह को राजस्थान की जगह से जब कंपेयर किया गया तो हो सकता है राजस्थान की जिस जगह को कंपेयर किया गया वहां पे जो प्लांट स्पीशीज हो ही कम है ना. और क्या हो सकता है लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन राजस्थान. अब राजस्थान में ड्यू टू टेम्परेचर कंडीशंस और ड्यू टू सम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो. ठीक है. लेसर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स इन राजस्थान, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो प्लांट्स की कम होगी. ठीक है. तो ये एक रीजन हो सकता है. एंड अनफेवरेबल एनवायरनमेंट लाइक वाटर स्कैरसिटी और हाई टेम्परेचर एटसेट्रा इन राजस्थान. वही मैंने बताया कि एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से भी क्या हो सकता है बेसिकली जो नंबर ऑफ स्पीशीज है. ठीक है. या जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली उस जगह पे देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू केरला वो लो देखने को मिलेगी. ठीक है. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. ठीक है. अभी इस वीडियो को हम लोग छोटा ही रखेंगे. ये सेक्शन सी जो है हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ठीक है इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पार्ट की वीडियो, उसके अंदर हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. सेक्शन डी और सेक्शन ई को उस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. तो सेक्शन डी और सेक्शन ई अभी हमारा बच गया है. 3 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया. अब सेक्शन डी के अंदर भी 2 ही क्वेश्चंस है. ठीक है. और सेक्शन ई के अंदर 3 क्वेश्चंस है. ठीक है. तो हमारे अभी 5 क्वेश्चंस जो है वो बच गए हैं जो हमको और डिस्कस करने हैं. ठीक है. मैं थोड़ा छोटा इसलिए रख रही हूँ ताकि आपका हर पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए और आपके कोई भी डाउट्स ना बचे. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. जैसे ही ये 2024 वाला पेपर डिस्कशन खत्म होगा तो ये जो पीडीएफ रहेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट्स हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do subscribe to our channel. We will be meeting you in the next video of this series of previous year question paper discussion. Till then, keep learning.